Everyone, Rahim and अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सामिल सिद्दीकी एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आसिफ खान। इन न्यूज फन पर भी अपना एक स्पोर्ट्स शो ये पोस्ट करते हैं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। आई एम फाइन। ओके आसिफ भाई, अपनी इंटरव्यू का हम आगाज करते हैं। पहले तो आप ये बताएं, आपको जर्नलिज्म की फील्ड में आपको कितना टाइम, आपको कितना हो गया आपको? देखिए, टीवी जर्नलिज्म करते हुए मुझे 18वां साल है। ओके 2003 में के मिड में 2003 के मिड में मैंने पहली मर्तबा टीवी चैनल का रुख किया था। उससे पहले 2001 से मैं जरा खबरों की एडिटिंग का जो मेरा काम है वो 2001 में शुरू हो गया था, जब मैं डॉन अखबार के साथ शुरू किया था मैंने काम करना। और ओके मैं बेसिकली बड़ा इंटरेस्टिंग है मेरा जर्नी। मैं 1996 में मैंने प्रोफेशनल लाइफ में मैं आया। और बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि मैं जो पानी के जहाज जो होते हैं ना, शिप, ओके ये मेरी हमेशा से बड़ी मुझे फैसिनेट करती थी, ये समंदर और ये पानी के जहाज। तो मैंने इंटरमीडिएट के बाद से कोशिश शुरू कर दी थी। और एट अ वेरी यंग एज, तकरीबन मेरी उम्र होगी 18-17 साल, जब मैं पहली मरतबा पाकिस्तान से बाहर निकला और पानी के जहाज से मुझे नौकरी मिल गई थी। पूरा उसका एक प्रोसीजर है जो कि मैंने अच्छा किया। पाकिस्तान मैरीन एकेडमी से मैंने कोर्सेज किए और बाकी सारी चीजें की। देन आई एक्वायर्ड द necessary document which is called CDC। ओके और फिर 1996 के सितंबर में, आई स्टिल रिमेम्बर, इट वाज 22nd of September 1996, जब मैं पहली मरतबा हमारा जहाज कराची से चलना शुरू हुआ एंड आई वेंट टू अजमान, यूएई। फिर वहां से हम दुबई, अजमान, ईरान, सिंगापुर। तो मैं उस फील्ड में था। लेकिन फिर 3-4 महीने के बाद जब मैं वापस घर गया तो मेरी फिर वालदा ने मुझे कहा कि ये चीज ठीक नहीं है भाई, बहुत बाहर रहना पड़ता है। तो फिर वो उसके बाद मैं 2-3 साल इस काम में रहा, लेकिन उसके बाद फिर मैंने ये वाली फील्ड से मैं किनारा कर लिया। मैंने मर्चेंट नेवी जिसको कहते हैं, ओके काफी घूमने फिरने का मौका मिला। उस बहुत यंग एज में मैंने चीजें देखी, बहुत सारी समंदर खुला देखा, बहुत सारी उसके अंदर चीजें देखी। मतलब आई स्टिल चेरिश दैट मेमोरी। उसके बाद फिर मैं सॉफ्टवेयर की तरफ आ गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का। 97, 98, 99 से लेके फिर मैंने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में काम किया, एक्वायर्ड डिग्री, और नॉट डिग्री, डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर फिर मैंने काम किया मुख्तलिफ जगह पे। आई यूज टू गो टू, मैं दूर दूर जगह पे जाता था, फैक्ट्रीज के अंदर और साइट एरियाज में। कंप्यूटर प्रोग्रामर था बेसिकली मैं। और अगर आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर का पता है तो विजुअल बेसिक एक लैंग्वेज होती थी, उस पे काम ओके मैं करता था। विजुअल बेसिक अच्छा का आई वाज अ नोन प्रोग्रामर ऑफ विजुअल बेसिक। उस जमाने की और भी लैंग्वेजेस थी, ASP.NET। खैर वो जमाना बहुत पीछे चला गया। और वो हमेशा मुझे ना, वो वाली फील्ड कभी मुझे इतनी ज्यादा उसमें मजा नहीं आया, क्योंकि उसमें पेंडिंग वर्क और डे टू डे बहुत ज्यादा अपडेट होना पड़ता था। उस जमाने में बहुत ज्यादा कोर्सेज आते थे, MCP और पता नहीं कौन कौन से कोर्सेज, वो सब हमने किए। उसके बाद लकीली मैंने 2000 में ये डॉन अखबार जो है, इन्होंने वेबसाइट लॉन्च की अपनी न्यूज की। सबसे पहली अगर न्यूज की वेबसाइट आई है तो वो डॉन की आई है, don.com। तो इन्होंने जॉब्स अनाउंस की एंड आई अप्लाइड फॉर दैट एंड आई वाज अपॉइंटेड इन 2001, March 1st 2001। और वहां पर मैं दो काम करता था। एक तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग तो मेरा काम था। सेकेंडली मैंने अपने शौक से, क्योंकि मैं अखबार पढ़ने का शौक मेरा बहुत पुराना है, व्हेन आई वाज वेरी यंग, मुझे अखबार पढ़ते मुझे लगता है 25 साल तो हो गए हैं कि मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। और चाहे स्पोर्ट्स हो चाहे करंट अफेयर हो। ओके तो उसके बाद वो जो मैं न्यूज की वेबसाइट में जब आया ना, don.com, तो वहां पर मुझे एक इजाफी काम ये मिला कि खबरों को थोड़ा सा एडिट करके और उनकी हेडलाइंस बनाना, वो काम मैंने सीखना शुरू किया। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं रोज अखबार भी पढ़ता था और पढ़ता हूँ।
और फिर वो जो टेस्ट मुझे लगा ना खबर की एडिटिंग का और उसको अपने हिसाब में लिखने का, दैट फैसिनेटेड ओके। मी सो मच। मुझे ऐसा लगा कि दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू। और 2001 में फिर मैं सही जगह पहुंचा। और फिर मेरी कहानी थोड़ी सी रह गई है, वो मैं बता दूं अगर आप मुझे वक्त दें, जरा सी जी रह जी। गई है। जी जी, शो, व्हाई सो नॉट। सो 2001 से लेके 2003 तक आई वाज डूइंग डबल डबल थिंग। वन, आई वाज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर जो कि वेबसाइट के ऊपर सारी प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं, और बाकी हमारे कुछ ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर्स थे उस जमाने में। ऑनलाइन स्टोर्स 2001 में शुरू हो गए थे, desistore.com। और मैं यहाँ पर अपने अपने पुराने बॉस को भी याद करूंगा, डॉक्टर अल्तमश कमाल। व्हाट अ फैंटास्टिक मैन ही वाज। ही डाइड 2 3 months बैक। फैंटास्टिक फेलो। तो उसके बाद फिर ये प्राइवेट टीवी चैनल शुरू हुए 2002 में। इंडस न्यूज के नाम से एक प्राइवेट टीवी चैनल शुरू हुआ 2003 में। मुझे किसी, मेरे एक कजन है शाहिद, उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें खबरों का पता होता है, और तो क्यों नहीं एक जगह इंटरव्यू देने चले जाते। सो आई वेंट टू इंडस न्यूज 2003 में, अगस्त में। और मैंने वहां पे इंटरव्यू दिया फॉर द पोस्ट ऑफ सब एडिटर। बड़ी जूनियर पोस्ट होती है। और उनका ये था कि एक अंग्रेजी का न्यूज बुलेटिन वो करते थे दिन में एक दफा। और वो पहला प्राइवेट टीवी चैनल था। तो मेरा वहां पे इंटरव्यू हुआ। दैट वाज माय लकी डे, क्योंकि उन्होंने जो मुझसे पूछा वो मुझे पता था, बिकॉज आई वॉज इन द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज पेपर। सो मेरा बड़ा अच्छा इंटरव्यू हुआ। खबरों की एडिटिंग का भी मुझे एक्सपीरियंस वहाँ डॉन में हो गया था। सो आई वॉज अपॉइंटेड एज अ पार्ट टाइमर। और मैं सुबह से लेके 5 बजे तक मैं काम करता था डॉन के साथ। और फिर 5:30 बजे मैं अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करता था और मैं चला जाता था इंडस न्यूज। और वहां मैं रात को 12 बजे तक वहां पे होता था। ओके। तो फिर वहां पे करते करते अब मैं 3 जॉब्स कर रहा था दिन में, 3 काम मैं कर रहा था। नंबर एक, माई सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग। सेकेंड इज द एडिटिंग, a bit of editing of the news with don.com। और ओके। तीसरी जो मैं कर रहा था वो इंडस न्यूज के साथ मैंने शाम में 5 बजे से लेके ऑनवर्ड मैंने काम किया। पैसे मिल रहे थे, 2 जगह से पैसे मिल रहे थे, मजा भी आ रहा था, यंग भी थे, आप सीख भी रहे थे। तो इंडस न्यूज में मैंने वक्त जरा ज्यादा अपना स्पेंड करना शुरू कर दिया। मैं फ्री हो जाता था रात 9 बजे, लेकिन फिर मैं वहीं रहता था। और बहुत सीनियर लोग जो आज आपको टीवी पे नजर आते हैं, वो सारे लोगों को मैंने देखा। मिर्जा इकबाल बेग से वहाँ वहाँ मेरी दुआ सलाम हुई, सिकंदर बख्श साहब से हुई, राशिद लतीफ साहब वहाँ आते थे। और उनके अलावा जो सीनियर करंट अफेयर्स के आज के लोग हैं, मुजाहिद बरेलवी साहब या तारिक मतीन साहब, मसूद रजा, सारे के सारे, बिकॉज इट वाज द फर्स्ट, वेरी फर्स्ट प्राइवेट टीवी चैनल। तो वहाँ चीजें सीखी, वहाँ पर लोगों से मिले। फिर वहाँ पे हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त बने, हमारे सीनियर अतीकुर रहमान साहब। अतीक ने मुझे ये सिखाया कि किस तरह से एक खबर को कंपोज किया जाता है। और फिर एक दिन मुझे याद है 2004 में जब इंडिया की टीम आ रही थी पाकिस्तान, 2003 के एंड में उसकी बातचीत शुरू हो गई थी। तो मैंने एक न्यूज पीस लिखा था, क्योंकि मैं अंग्रेजी न्यूज करता था उस वक्त। तो वो अतीकुर रहमान ने मुझसे कहा कि ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है, अगर इसको थोड़ा सा और लंबा कर लो तो ये एक आर्टिकल बन सकता है न्यूज का। तो देन आई पुट सम स्टैट्स इन दैट एंड माय एनालिसिस। मुझे अब भी याद है कि उसका मैंने चार्ट लिया था कि क्रिकेट मैचेस शुड बी प्लेड ऑन ऑन बाउंसी और ट्रेकी ट्रैक्स, बट इंडिया इज ट्राइंग टू प्ले इट ऑन अ पॉलिटिकल सरफेस। इस तरह करके मैंने लिखा था। और मुझे आज भी याद है कि फरवरी की कोई तारीख थी, फरवरी 18 शायद, और 2004, जब मेरा पहला आर्टिकल किसी न्यूज़पेपर में छपा, तो वो था ओ। द न्यूज। जी, द न्यूज इंटरनेशनल उस अखबार का नाम है, आज भी है, वो पाकिस्तान का सब बहुत बड़ा अखबार माना जाता है। तो वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर न्यूज के लिए मैंने लिखा, फिर और अखबारों के लिए, फिर मैगजीन के लिए। आज भी मैं डॉन अखबार के लिए, स्कोर लाइन के लिए, श्रीलंका के एक ओके। पेपर के लिए। सो द स्टोरी अभी तक चल रही है और अभी तक हम वही हैं। तो बहुत सारे लोगों ने काफी कुछ सिखाया, उन सबका बहुत शुक्रिया। ओके सर, पीएसएल सर पहली बार पाकिस्तान में मतलब आई इस बार, तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस इसको कवर करने का आपका कैसा था? और ये मतलब ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये कितनी बड़ी एक सक्सेस है? देखिए, 2-3 हवालों से बहुत बहुत बड़ी सक्सेस है। 2-3 हवाले
जिनकी वजह से पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही थी, वो उनमें सबसे बड़ी बात तो ये थी कि पाकिस्तान का जो इमेज दुनिया भर में है वो बेहतर नहीं था। तो पाकिस्तान सुपर लीग के जितने मैचेस यहाँ हुए, और ये भी ना भूलिए कि पाकिस्तान सुपर लीग से पहले जो बांग्लादेश की सीरीज, जो श्रीलंका की सीरीज, उससे पहले आपके पास वेस्ट इंडीज की 2018 के शुरू में एक सीरीज, उससे पहले वर्ल्ड 11 का आना, उससे पहले फिर पाकिस्तान सुपर लीग के कुछ मैचेस का आना। तो ये पूरा एक तसलसल है जो कि पाकिस्तान सुपर लीग के इस एडिशन से पाकिस्तान के उस मौके पे स्टैंप लगी कि पाकिस्तान इज अ सेफ कंट्री टू होल्ड क्रिकेट इवेंट, स्पोर्टिंग इवेंट। तो ये एक चीज थी जो पाकिस्तान ने उसमें पूरी की। सेकेंडली, पाकिस्तान के प्लेयर्स को भी अंदाजा हुआ कि इतने अरसे के बाद आप दुनिया के बाहर खेल रहे हैं, यूएई में खेल रहे हैं, तो पाकिस्तान की एनवायरनमेंट के अंदर आप जो पब्लिक है उसने आपको लाइव खेलते देखा। जब आप लाइव खेलते किसी को देखते हैं तो उसका जो फील है वो बिल्कुल अलग है। वो मैंने फील किया है, मुझे पता है। जब मैं 2000 में मैंने पहली मर्तबा जब मैंने वकार यूनुस को भागते हुए देखा था तो मुझे एक दूसरी फील आई थी। और मुझसे पहले वाले लोगों ने जब इमरान खान को देखा होगा भागते हुए तो उनको फील, या जावेद मियांदाद को, जहीर अब्बास साहब को। तो ये जो एक फैक्टर है जो आगे आने वाली हमारी जो जनरेशन है उसको इंस्पायर करेगा, ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है इसका, जो 10 साल के बाद दरवाजा खुला है। तो आप परफॉर्मेंस को अभी थोड़ी देर के लिए पीछे कर दें, आप ये दो फैक्टर्स को देखें, एक तो सिक्योरिटी सिचुएशन and the message to the world, number one, message to the world, and number two, the inspiration, the trickle down effect to a younger sporting fan. It will go a long way, and it is the best thing. Okay. और ऐसे कौन से एरिया से जहाँ मतलब आप समझते हैं इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? ये पीएसएल में मतलब कि पीएसएल में कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की आपको जरूरत आपको नजर आई? देखिए हमें अगर हम ये निकालने बैठे ना कि कितनी, ये अगर छोटी छोटी चीजों को अगर हम निकालने बैठ जाए तो फिर तो परफेक्ट, तो रोजाना आपके दिन में ना कहीं आप गलती निकालेंगे। अभी आप मुझसे बात कर रहे हैं, जब आप मेरी बातों को सुनेंगे दोबारा तो इसमें भी आपको कुछ कहीं ना कहीं गलती नजर आएगी। लेकिन हमें एज अ होल हमें इसके पॉजिटिव्स की तरफ जाना चाहिए। और मैंने जो फॉरेन टीम्स आई हुई थी या फॉरेन प्लेयर्स यहाँ आए हुए थे या फॉरेन जो टीम ऑफिशियल हैं वो आए हुए थे, उन सब ने तारीफ की है एज अ होल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अरेंजमेंट्स की। और सबसे ज्यादा ये कि कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी रही, और यहाँ तक कि यूएई से बेहतर कोऑर्डिनेशन यहाँ पर रही। ट्रांसपोर्ट का उनको कोई मसला नहीं हुआ, सिक्योरिटी वाज टॉप नॉच। और इस दफा क्योंकि हमने जब से क्रिकेट रिवाइवल हुआ है हमने हर मैच देखा है ग्राउंड पे जाके, जो कराची में हुआ। तो जो सिक्योरिटी की सिचुएशन पहले थी कराची में जब श्रीलंका की टीम आई हुई थी, कितनी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी जो कि नजर आती थी, वो पीएसएल के इन मैचेस में वो हमने नहीं देखी, विच इज वेरी वेरी गुड। कि इस तरह की सिक्योरिटी जो कि आपको देखने में ऐसा ना लगे कि बहुत ज्यादा शायद जंग का माहौल है, नहीं। स्मार्टली मैनेज सिक्योरिटी अरेंजमेंट वर सो गुड। और इसमें कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ कि आपको 10 में से 7 नंबर देने चाहिए, बाकी जो छोटे मोटे हिकअप्स हैं वो भी जब वक्त के साथ साथ, क्योंकि 10 साल के बाद, 10 बरस के बाद, 12 साल के बाद, क्योंकि एग्जैक्ट आपने बहुत बड़े स्केल का कोई टूर्नामेंट मैनेज किया है। 2008 में एशिया कप हुआ था कराची में, और उसके बाद फिर अब ये पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस जो कि 31 मैचेस पाकिस्तान में होने थे, तो इतने अरसे के बाद इतना बड़ा स्केल का टूर्नामेंट उसको मैनेज करना वो भी एक बहुत बड़ा टास्क है जिसको कि बहुत अच्छी तरह से निभाया पाकिस्तान क्रिकेट। ओके सर, ये अनफॉर्चुनेटली सर हमें इस पीएसएल में उमर अकमल की ये मैच फिक्सिंग की कंट्रोवर्सी हमें नजर आई। तो सर अब आप इन सब के बाद आप उमर अकमल का आप क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं इन सब के बाद? देखिए उमर अकमल पे एक तो इल्जाम इतना बड़ा है नहीं जितना बड़ा पीएसएल से पहले उसको बनाया गया या बताया गया। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर यही इल्जाम था उन पे कि उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया, तो फिर उनका पूरा पीएसएल से बाहर बैठना मुझे लगता नहीं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है
कि इरफान के साथ भी यही इशू था, नवाज के साथ भी यही इशू था कि उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया इवेंट को। तो काफी अब कोयटा ग्लैडिएटर्स के लोग भी कहते हैं कि काफी सख्त उमर को सजा दी गई। बाकी मुस्तकबिल उमर अकमल का, मुस्तकबिल उनका फैसला करेगी उनकी फिटनेस। उनके खिलाड़ी होने पर कोई किसी को शक नहीं है, ही इज अ वेरी वेरी गुड प्लेयर, लेकिन उनका कंपटीशन बहुत टफ है इस दफा। मिडिल ऑर्डर में अगर आप देखें तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि मिडिल ऑर्डर में अच्छा कर रहे हैं, ये और कुछ सीनियर प्लेयर्स भी हैं, हफीज भी हैं, मलिक भी हैं, वो भी बिल्कुल पूरी तरह से बाहर नहीं हुए। तो उमर अकमल के बारे में अभी तक जो मेरे पास इत्तला है, बिकॉज हम इधर उधर लोगों से बात करते रहते हैं, जो मेरी इत्तला है, हो सकता है वो मेरी सोर्स ने मुझे सही बात ना बताई हो, लेकिन उनका कहना है कि फिटनेस इज द कंसर्न। ये जो लॉकडाउन का टाइम है, इसमें उमर अकमल शायद अपनी फिटनेस पे उस तरह से तवज्जो नहीं दे रहे हैं, ये मुझे सुनने को आया। और ये चीज उनके लिए, हाँ, ये चीज उनके लिए पीछे जा सकती है। अब ये है कि उनके ऊपर सिर्फ ये इल्जाम है, बाकी मैच फिक्सिंग का, स्पॉट फिक्सिंग का इल्जाम उन पे नहीं है। यार आपको नहीं लगता ये उमर अकमल और रहमत शिजाज जैसे जो प्लेयर्स हैं, इनके टैलेंट जो इनका इतना सारा वेस्ट हुआ है, उसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार पीसीबी है? बिकॉज वो इस तरह से वो उनसे वो परफॉर्मेंस कहीं निकाल निकल पाता। जितने भी हमारे कोचेज है, वो उनसे उस तरह की परफॉर्मेंस मतलब नहीं निकाल सके। मैं आपको इसकी मैं एग्जांपल मैं से देता हूँ। पिछले इस साल जब पीएसएल में कोयटा ने जब अहमद शहजाद और उमर अकमल को जब लिया, तो इनके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म इनके ऊपर हुआ। बट फिर ये मोइन खान वगैरह और ये नदीम उमर जो उनकी पूरी मैनेजमेंट है, उन्होंने जिस तरह उनको हैंडल किया और उन्होंने बाकायदा परफॉर्म कर दिया। तो आपको नहीं लगता यही चीज है, ये मैन मैनेजमेंट स्किल्स हमारे जितने भी पाकिस्तान क्रिकेट में जो जितने भी हमारे कोचेज हैं, वही ये चीज लैक करते थे, जिसकी वजह से वो नहीं संभाल सके ये उमर अकमल और मतलब अहमद शहजाद को। देखिए, आपके हाथ, आपने एक मुझे एक छोटी सी कैलकुलेशन करने पे आपने मुझे मजबूर कर दिया। मैं दुनिया भर में बाकी कैरेक्टर देख रहा हूँ। केविन पीटरसन में एक ऐसा कैरेक्टर आया, एंड्रयू साइमन एक कैरेक्टर थे, उनके अलावा वेस्ट इंडीज में किसी हद तक तो ये बात ठीक है आपकी कि यही। जी आसिफ भाई, मैं आपसे ये पूछा था कि सलीम मलिक को तो क्या है पाकिस्तान क्रिकेट में दोबारा से मतलब आना चाहिए इनको, सलीम मलिक को? देखिए, बात इंटरेस्टिंग है। सलीम मलिक साहब को पाकिस्तान क्रिकेट में आना चाहिए। सबसे पहले तो ये चीज क्लियर कर लें कि सलीम मलिक साहब बैन क्यों है। बहुत सारे, ज्यादातर लोगों का ख्याल ये है कि मलिक कयूम इंक्वायरी हुई थी एक, जिसका नतीजा 2000 के शुरू में आया, और उसके उसके उसकी वजह से सलीम साहब के ऊपर एक लाइव बैन है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 2008 में सलीम मलिक साहब को लाहौर की सिविल कोर्ट ने इस इल्जाम से बरी कर दिया। तो सलीम साहब मलिक कयूम इंक्वायरी के हवाले से तो ही क्लियर। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि सलीम मलिक साहब की कुछ मीटिंग हुई है 2000 की, उस मलिक कयूम इंक्वायरी के बाद इंग्लैंड में, जिस मीटिंग्स के अंदर उन्होंने बहुत कुछ इंकशाफात किए हैं अबाउट द मैच फिक्सिंग थिंग एंड द मैच फिक्सिंग का जिस तरह से फैला हुआ है पूरी दुनिया में। और जो मेरी इत्तला है, उन्होंने बहुत सारा उसके अंदर ऐसे इंकशाफात किए हैं जो तहलका मचा सकते हैं अगर आज के दौर में उन पर बात की जाए। ठीक है, मैं इतना ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि अब ये काम आईसीसी का है, लेकिन आई एम टेलिंग यू कि आई नो फॉर अ फैक्ट कि उन्होंने पाकिस्तान के कुछ साबिक खिलाड़ियों के, पाकिस्तान के उनके दौर के कुछ खिलाड़ियों के
उन्होंने नाम लिए, ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि दूसरे मुल्कों की ये वाली टीम भी मैच फिक्स करती है या दूसरा वो जो खिलाड़ी है वो भी करता है। तो ही स्पोक अ लॉट, और उनको ये सारी चीजें बात करते हुए उन्हें नहीं पता था कि वो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, उन्हें रिकॉर्ड किया गया। रिकॉर्ड उनको किया न्यूज ऑफ द वर्ल्ड ने। न्यूज ऑफ द वर्ल्ड एक टैबलॉइड वीकली मैगजीन यूके का, जो कि अब बंद हो चुका है। न्यूज ऑफ द वर्ल्ड की वजह से ही आमिर, आसिफ और बट भी पकड़े गए थे। तो वो जो टेप्स हैं न्यूज ऑफ द वर्ल्ड ने वो आईसीसी को दे दी थी, जिसमें मलिक साहब ये बातें कर रहे हैं, और वो टेप्स फिर आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दी थी। तो वो जो कन्वर्सेशन है सलीम मलिक साहब की, उस पे क्लैरिफिकेशन आना अभी बाकी है। तो जब वो क्लैरिफाई हो जाएगा तो मलिक साहब क्या, बल्कि मलिक साहब के साथ और भी अगर वो कोई किसी पे इल्जाम लगा रहे, मैं तो ये कहता हूँ, आई हैव अ डिफरेंट टेक। आपने मुझसे पूछा ना कि मलिक साहब को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, मैं आपसे पूछूंगा व्हाई ओनली सलीम मलिक वाज सस्पेंडेड। मेरा तो सवाल ये है, व्हाई ओनली सलीम मलिक। जब आप ये मानते हैं ना कि अगर मैच फिक्स करना है तो एक खिलाड़ी नहीं कर सकता, एक प्लेयर नहीं कर सकता, ये आप इस बात को मानते हैं? सर, मैं इस बात से आपकी फुली में एग्री करता हूँ। बस तो बात खत्म हो गई। ओके, बात यहाँ खत्म हो गई। अगर सलीम मलिक ने मैच फिक्स किया, बल्कि सलीम मलिक साहब पे चले, ये भी मैं आपको बता दूं, मैच फिक्सिंग का भी इल्जाम नहीं था मलिक कईयूम इंक्वायरी पे। इल्जाम जरूर था लेकिन वो साबित नहीं हुआ था। साबित ये हुआ कि उन्होंने पैसे की ऑफर की थी शेन वॉन को और मार्क वॉ को। शेन वॉन और मार्क वॉ को 94 में, तो वो उनपे साबित, खैर अब ये बहुत पुरानी चीज है, वो उनपे साबित हो गई थी। लेकिन अब जब ये दोबारा से ये चीज आई है तो ठीक है, अगर करना है पीसीबी को तो फिर वहीं से शुरू कर दें, इसी से शुरू कर दें। अरे सर, फिर आपसे थर्ड लास्ट ये क्वेश्चन है। अरे ये हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, इनके साथ जो कुछ भी प्रॉब्लम्स वगैरह इनके करियर्स के दौरान हो ही होती हैं, ये लोग हमेशा बाद में क्यों ये लोग बताते हैं? ये लोग मतलब कि अपने करियर्स के दौरान मतलब क्यों नहीं बताते ये लोग इनके साथ जो कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं? देखें यार जामिन भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, देखें इसको सिर्फ ना आप क्रिकेटर पे ना डालें। आप अगर अपने ऊपर रख लें, मेरे ऊपर रख लें, मैं अगर एक कंपनी में काम कर रहा हूँ मिसाल के तौर पे मैं न्यूज वन टीवी के लिए काम कर रहा हूँ, तो मैं उस वक्त तक बुराई नहीं करूंगा जब तक मैं वहां का हिस्सा हूँ। दिस इज ये एक ऐसी चीज है जो कि दिस इज अ वाइड स्प्रेड फिनोमेना। ये इंसानी फितरत है या नेचर है। बहुत कम लोग ऐसे आते हैं, बहुत कम लोग ऐसे आते हैं कि वो उस सिस्टम में रहते हुए उसकी बुराई करते रहें। अब आप भी अगर किसी अखबार या टीवी के लिए लिखते हैं तो आप उसके अंदर रहते हुए शायद आप उसके खिलाफ बात ना करें। बहुत 10% ऐसी होती है। तो ये सिर्फ क्रिकेटर्स पे नहीं है, ये हमारा आमतौर पे ये मिजाज है, और हम ऐसे ही है, हम ऐसे ही है भाई। सर, इसकी बड़ी एग्जांपल शोएब अख्तर है सर। मतलब कि सर उन्होंने अपने करियर के दौरान हमेशा मतलब उन्होंने एक सख्त एटीट्यूड, अगर जिसकी वजह से उनका आधे आधे से ज्यादा जो करियर है उनका यही प्लान ऑफ द मैचेस उनका अगर आप इस बात से मानते हैं क्या? देखिए मैंने अभी नहीं अभी मैंने आपसे अर्ज किया ना कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। शोएब अख्तर उनमें से थे। शोएब अख्तर अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखते थे। राशिद लतीफ उनमें से एक थे। आमिर सुहेल उनमें से एक थे, जो कि मुझे पता है और भी होंगे। तो ये परसेंटेज देखें, मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये हर फील्ड में है। अब आप मेरी फील्ड में देख लें, हमारी फील्ड देख लें, अपनी फील्ड देख लें, हर फील्ड के अंदर। लेकिन ऐसे लोगों की परसेंटेज बहुत कम होती है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो जहां काम करते हैं या जिस इदारे से वाबस्ता होते हैं उसकी बुराइयों को भी वो उसी तरह से बयान करें जिस तरह उसकी अच्छाइयां बयान करते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, और जितने भी होते हैं उन्हें उनको सराहना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। सर, ये मेरा सर लास्ट क्वेश्चन है सर आपसे। सर, दानिश कनेरिया जो हैं उनका मतलब कि इनकी जब अभी कंट्रोवर्सी जब हुई थी, इन्होंने एक बात ये मतलब कही थी, और इनकी इस बात में काफी दम भी है कि मतलब अगर मोहम्मद आमिर, सलमान बट को मतलब वापस लाया जा सकता है, उन्होंने अपने मुल्क को, तो व्हाई नॉट हिम?
तो आप क्या मतलब? देखें यार, बात ये है जामिन के, मैं इसलिए कहता हूँ कि हमें मालूमात पूरी रखनी चाहिए। इसने कह दिया, उसने कह दिया, जब भी कोई, मैं आपको देखें अपने तजुर्बे से एक बात बता रहा हूँ, आप यंग हैं, आप इस फील्ड में आए हैं, जब भी किसी ने कुछ कहा हो ना, तो उसको अपने तौर से चेक करना आपकी जिम्मेदारी, एज अ रिपोर्टर, एज अ राइटर, जो जॉब डिमांड्स अ सेकंड चेक, और वो उसी वक्त होगा जब आप पूरी इन्फॉर्मेशन रखेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, दानिश कनेरिया स्पॉट फिक्सिंग की वजह से बैन नहीं हुए, ठीक है? सर दानिश, ठीक है, जी मुझे आप सुन लें, क्योंकि ये ना, इस पे मुझे दानिश कनेरिया का केस मुझे पूरा पता है। दानिश कनेरिया जो बैन हुए हैं, उनके ऊपर इल्जाम ये है कि वो स्पॉट फिक्सिंग के लिए लोगों को तैयार करते थे, उनके ऊपर ये जी इल्जाम है। जी उस इल्जाम के लिए उन्होंने, और वो इल्जाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन पर नहीं लगाया, वो इल्जाम उन पे इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने लगाया। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि दानिश कनेरिया के खिलाफ जो फैसला आया है, उसमें लिखा हुआ है कि दानिश कनेरिया जो है ना, वो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की हुदूद में क्रिकेट खेलने से उनको इजाजत नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ इंग्लैंड में पाबंदी है, तो पाकिस्तान में वो क्यों नहीं कुछ कर सकते? ये सवाल उठता है। जी सर, लेकिन मेरा भी। उसके बाद, हाँ ठीक है, ये आपका सवाल था। 2012 में दानिश के खिलाफ ये फैसला आया, लेकिन 2013 में हुआ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ कि चेक करें। 2013 में आईसीसी की एक कंसेंसस आईसीसी ने बनाया, तमाम क्रिकेट बोर्ड्स ने ये बनाया कि जब भी एंटी करप्शन के कानून के तहत कोई बैन होगा एक मुल्क में, तो वो पाबंदी पूरे मुल्कों में जाएगी। तो दिस इज द रीजन व्हाई दानिश कनेरिया इज नॉट अलाउड टू वर्क एनीवेयर इन द ओके। वर्ल्ड, नॉट अलाउड टू वर्क क्रिकेट रिलेटेड वर्क, काम की बात कर रहा हूँ। सर मुझे ठीक है, इसके। अब सुने, अब ओके। सुने, आमिर के साथ उसका कंपैरिजन, आसिफ के साथ उसका कंपैरिजन। तो आमिर, आसिफ, सलमान बट, इनको जितनी सजा दी थी आईसीसी ने, वो पूरी करके आए हैं। तो दानिश कनेरिया की सजा तो कभी खत्म होगी नहीं, दिस इज अ मैच, ओके। मतलब लाइफ बैन। लेकिन उसके लिए भी मैं आपको, अब आप मुझे इस फील्ड के इस सब्जेक्ट के ऊपर मैं आपको बताऊं कि उनके पास एक ही रास्ता है, वो ये है कि वो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से राब्ता करें, ना कि मीडिया पे बैठ के वो कुछ भी वो कहते रहे, उनका कोई फायदा नहीं होगा। जिस तरह हम कहते हैं ना कि सलीम मलिक साहब के केस में वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राब्ता करें, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको बैन किया है। इस तरह दानिश कनेरिया के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो अब भी बचा हुआ है रास्ता। ये मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, अब भी उनके लिए वो रास्ता बचा हुआ है कि अगर वो इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड से बात करें, तब उनके केस के अंदर कुछ हो सकता है। पाकिस्तान से बात करने से कुछ नहीं होगा, या मीडिया पे बात करने से कुछ नहीं होगा। ओके। तो गाइस, ये थे आसिफ खान हमारे साथ। एंड थैंक यू सो सो मच कि आपने टाइम आपने निकाला। एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।